दोस्तों, एक ट्रेन हावड़ा जंक्शन से स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए जा रही थी। प्लेटफार्म पर हजारों लोग बैठे थे और उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और उसी ट्रेन में एक लड़की बैठी थी, उसके स्टेशन पर बैठी थी। तभी उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। वो उसके करीब आता है और उसे देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, इसे देखभाल कौन रह रहा है और किसके साथ रह रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, तभी ट्रेन आ जाती है और लड़की स्लीपर कोच में बैठ जाती है, उसमें घुसने लगती है। उसके पति का टिकट जो उसी एसी डब्बे में होता है और वो भी अपने तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे उसका 8 साल पति स्लीपर कोच में घुस जाता है। युवक अपने तलाकशुदा पत्नी के बगल में बैठने की कोशिश करता है ताकि आज की रात की सफ़र इसके साथ ही गुजारा जा सकूं, कि इसे देख सकूं। दोस्तों, ये दिल को छू जाने वाली कहानी, बहुत दर्द भरी कहानी है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं। मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा दिल की धड़कन बढ़ता है। दोस्तों, उस लड़की की नाम होता है पूजा और लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी 8 साल पहले तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी कि ये कमियां तो दोनों की थी, लेकिन तलाक हो चुका था। तभी ट्रेन चल पड़ती है और जो पूजा थी वो स्लीपर कोच में बैठ गई थी। तो उसके 8 साल पहले तलाकशुदा पति वो भी उसी के जो बैठी थी उसी डिब्बे में बैठ जाता है। लेकिन उसका जो टिकट था वो एसी डब्बे का होता है। लेकिन वो अपनी पत्नी को जब देखता है तो उदास हो जाता है और वो देखता है वो भी उदास बैठी रहती है और वो भी वही खूबसूरती, वही सुंदरता। वो कहता है चलो 8 साल बाद मिली है तो किसी न किसी बहाने इसके पास ही बैठा जाए, इसके कुछ बातें किया जाए। तो इसलिए वो इसी डब्बे में घुस जाता है और उसके पास बैठ जाता है। तो वो जो पूजा होती है वो डब्बे के बीच में जाकर साइड में बैठ जाती है जहाँ पर उसका टिकट होता है। और वो उसका पति तलाकशुदा उसके पीछे उसके आगे बैठ जाता, उसको देखने की कोशिश करता है कि इसके साथ जो हो वो बैठे कि मैं देख सकूं। लेकिन जो वो अकेले बैठी थी उसके साथ कोई भी बैठता नहीं था। वो दूसरा उसके साथ जो बैठता था उसे मना कर देती थी कि ये मेरी सीट है, यहाँ से हट जा। एक लोग तो बोले कि अभी 1 घंटे के बाद अगले स्टेशन उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करूंगी, मैं अभी सोऊंगी। तो दोस्तों, वो जो प्रदीप होता है वो सब देख रहा था। पूजा खिड़की से बाहर झांक रही थी। जब भी कोई आता वहां पर बैठने के लिए तो उसे मना कर देती थी। प्रदीप धीरे से जाता है और अपना बैग उसके सामने रखता है और वो पैर फैला के बैठी रहती है। तो वो जैसे बैठता है तो वो कहती है, कहाँ यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, यहाँ से हटाओ, ये मेरी सीट है, मैं यहाँ पर सोऊंगी। तो प्रदीप कहता है मैं 1 ही घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट नहीं है इसलिए मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा, अभी सोने का टाइम हो नहीं रहा, तब तक मुझे आराम करने दीजिए। जब वो आवाज सुनती है तो वह चौंक जाती है, उसके तरफ देखने लगती है। 10-20 सेकेंड देखती है, फिर वह सोचती है कि यह तो उसका तलाकशुदा पति था। वह पहचान जाती है और वह अपना बैग समेट लेती है और इशारा करती है कि बैठ जाओ। और दोनों के मन में बहुत से सारे सवाल उठते हैं, लेकिन प्रदीप उसका पति जो शुरुआत करता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या। तो पूजा बोलती है कि मुझे क्या हुआ है कि मैं जाऊंगी इलाज कराने दिल्ली। तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, तुम कुछ लोगों को कहा कि तुम मेरे सीट पर मत बैठो, मैं इलाज कराने जा रही हूँ और तुम काफी उदास लग रही हो, क्या बात है, ऐसे क्यों शांत हो। तो पूजा बोलती है नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है, मेरा उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे, आपसे तो अब तलाक हो गई है, अब बैठ गए हो तो बैठे रहो, मेरे पास कोई परेशानी नहीं है, आप बैठ जाओ। तो प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो।
तो वह कहती है मैं दिल्ली पहली बार जा रही हूँ, और वह उसे निहारने लगता है और पूजा खिड़की और निहारने लगती है। अब कभी इसका नज़र उस पर और उसका नज़र इस पर पड़ने लगता है, और ठंडियों का मौसम था और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। सभी लोग को ठंडा लगने लगता है और सभी न कुछ लाए रहते हैं, कंबल बिस्तर, वह दोनों ओढ़ने लगते हैं। तो पूजा भी अपने बैग से एक कंबल निकालती है और ओढ़ लेती है। और जो प्रदीप था उसका लाने का कुछ लाया नहीं था, क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है, तो कुछ घर से लाया नहीं था। तो जब ज़्यादा ठंडा लगने लगती है तो पूजा वो कहती है कि आप कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाए हैं क्या? तो प्रदीप कहता नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं कुछ लाया ही नहीं हूँ। तो पूजा बोलती है आपको कुछ लाना चाहिए ओढ़ने के लिए, आपको ठंड लग सकती है। तो अगले स्टेशन जब आता है, जब साइड का दूसरा पैसेंजर होता है, वह ट्रेन में चढ़ता है तो सीट पर आकर बैठने लगता है। तो उससे बैठते ही पूजा कहती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो, इस पर कहाँ बैठ रहे हो, ये सीट हमारी है, हमने बुक कराया है। तो वह बोलता है कि क्या बात कर रही हो, आधा सीट मेरा है इसमें। तो वो बोलती है कि नहीं, ये पूरी सीट मेरी है। तो दोस्तों वो अपना टिकट निकालती है और प्रदीप को देती है, और प्रदीप समझाता है कि ऐसा है कि आधा सीट तुम्हारी है और आधा सीट इनकी है। जब सोना होगा तो पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी और ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी, आराम से सो जाना। तो अक्सर इस बात पर लोग लड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगला पैसेंजर आता है तो वो कहता है तुम ऊपर चले जाओ। या तो या आधी सीट बैठने का दोनों का हक है। तो उनकी पत्नी पूजा चुप हो जाती है और बैठ जाती है, और तब तक वो दूसरा पर्सन खड़ा रहता है। तो उसके बाद बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है उन दोनों के बीच में। तो पूजा कहती है यहाँ क्या बैठ रहे हो, तुम अपने सीट पर जाओ जहाँ आप उनका सीट है। तो दोस्तों बैठते बैठते फिर उठ जाता है। तो प्रदीप को बोलता है कि भाई साहब आप इधर आ जाइए, मैं अपने सीट पर बैठ जाऊं। तो दोस्तों वो जो दूसरी खिड़की वाली सीट होती है वहां पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन चल पड़ती है, रुकी थी तब चल पड़ती है। तो जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफी ठंड हवा लगने लगती है। तो जो ना पैसेंजर था वो भी ओढ़ लेता है कंबल। तो जब आगे चलते हैं काफी और ठंड बढ़ जाती है। तो पूजा अपना कंबल अपने पति प्रदीप को ओढ़ा देती है, अपने पैर पर डाल देती है उसके कि ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारे बीमार हो जाओगे, ठंड हो जाओगे। तो प्रदीप कहता है मुझे ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि ठंड दिनों में किसी के वजह से रजाई लेकर झगड़ा हो गया था, इसीलिए तब से मुझे ठंडा नहीं लगता है। तो दोस्तों इन दोनों पति पत्नी के बीच में जब तलाक नहीं हुआ था, तब सर्दियों के दिन में कंबल को लेकर झगड़ा हुआ था। और जो उसकी पूजा पत्नी थी उसने ही झगड़ा की थी और इसके किए हुए पर पानी डाल देती है, और रात भर वो कुछ और ही गुजारा करके सोते हैं। और जो प्रदीप होता है उसके इशारा उसी की ओर था, और पूजा मुस्कुरा जाती है और हंसने लगती है और बोलती है कि इसमें जरूर आपकी गलती रही होगी। तो वो बोलती है कि नहीं, अगर उसने उसकी पत्नी ने पानी डाल दिया तो मेरी गलती कहाँ से थी। तो दोनों हंसने लगते हैं। तो तो इसके बाद ट्रेन में बैठे चलते चलते हैं तो धीरे धीरे खाने का टाइम होता है, रात हो जाता है तो खाने का टाइम। तो पूजा बोलती है खाना खा लीजिए आप। तो बोलता है मैं कुछ लाया नहीं हूँ, कोई आएगा बेचने के लिए तो मैं उसे खरीद कर खा लूंगा, तुम खा लो अगर खाना लाई हो तो। दोस्तों पूजा कहती है कि हम तो खाना लाए हैं, हाँ अब मेरे खाने का भी टाइम हो गया, तो आपका तो कुछ और टाइम होगा हुआ होगा, आपने कुछ बैग में रखा होगा, वो आप खा लीजिएगा। तो प्रदीप बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जैसी सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं लाया हूँ, मैं शराब पीना छोड़ दिया, अब मैं सीधा साधा हो गया हूँ। तो पूजा बोलती है कब से? तो वो कहता है मैं 4 दिन से छोड़ दिया हूँ ना, और कभी पीऊंगा, मैं साफ छोड़ दिया हूँ। तो पूजा कहती है आप झूठ बोल रहे हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। तो वो कहता है वाकई में यार तुम्हारी कसम मैं दारू छोड़ दिया हूँ। तो पूजा बोलती है कि मैं कौन होती हूँ, आपकी पत्नी थोड़ी ना हूँ कि मुझे कसम खा रही हो। तो कहती है किसी का भी कसम खा लो, किसी का भी कसम खा लो। वो हैरान हो जाती है, माँ का भी कसम खा लो। तो वह हैरान हो जाती है जिसने आपके सबके लिए छोड़ दिया, सारा कुछ हो गया। आपको पता ही है कि
आप जाके शराब छोड़े हैं, 4 साल पहले ही छोड़े हैं। तो वो कहती है आप पहले ही शराब छोड़ दिए रहते तो इतना कुछ नहीं होता, और मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि सुनकर यह खुशी हुई कि आपने 4 साल पहले से शराब छोड़ दिए हो। सही बताओ, मुझे दिल से सुकून मिल रही है कि यह बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि छोड़ दिया। तो दोस्तों, इन दोनों पति पत्नी के बीच जो तलाक का मुख्य कारण था, वह शराब पीने का बहुत बड़ा आदी था, बहुत बड़ा शराब पीता था और अपने बाप का नहीं भी बात मानता था, और हमेशा 24 घंटा शराब पीता था और पूजा से भी मारपीट करता था। और उनके इतनी यही आदतों से वह तंग आ गई थी। और खुद जो प्रदीप के माता पिता थे, उससे यही कहते थे कि बेटा ये सुधरेगा नहीं, अगर तुम अच्छा रिश्ता चाहती हो तो कहीं और रिश्ता देख लो, कहीं और तुम जिंदगी सुधर जाएगी और कट ही जाएगी। और ये तो बहुत नालायक है, निकम्मा है, ना कमाता है ना खिलाता है। तो दोस्तों, बहुत कुछ समझाने के बाद लोगों ने समझाया कि, लेकिन वह प्रदीप को बहुत चाहती थी, लेकिन वह इसी आदत से परेशान रहती थी और अंत में वह तंग आकर उसे तलाक ले लेती है। फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने दारू छोड़ दिया। अब और बताओ, घर में कौन कौन है? मम्मी पापा कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है? आपकी छोटी बहन कैसी है? मुझे उनकी बहुत याद आती है, सही बताइए। तो जो प्रदीप की छोटी बहन थी, वो अपने भाभी को बहुत मानती थी। प्रदीप बोला कि घर में सब ठीक हैं, छोटी बहन की शादी हो गई 2 साल पहले और वो अपने ससुराल चली गई। और फिर उसने बोला कि आपने अपना नहीं किया? तो उसने कहा नहीं, मैंने अपना नहीं किया। मेरा गांव नाम नाम गांव में बहुत खराब था और मैं गांव छोड़कर दिल्ली में रहता हूँ। माँ बाप भी वहीं दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अब ये पहाड़ जैसी जिंदगी कट नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। सोच रहा हूँ कहीं शादी होगी अभी कर लूँ, कहीं मिले तो वह पूजा से पूछता है कि क्या तुमने शादी अभी किया कि नहीं अपना कहीं? तो पूजा कहती है कि अभी तक तो शादी नहीं की हूँ, लेकिन दिल्ली इसलिए जा रही हूँ कि मेरी एक दोस्त है, उसकी ने कहीं रिश्ता लगा रखा है, तो कहीं मेरी शादी हो जाए, 1-2 महीने बाद शादी हो जाए। तो जब ये बात वो प्रदीप सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। प्रदीप बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मैं पीता खाता सब छोड़ दिया हूँ, सुधर गया हूँ, कमाने खाने लगा हूँ, अब अच्छे रास्ते पर चलने लगा हूँ। और उसकी मंशा यही थी कि पूजा बोल दे कि अच्छी बात है, अब छोड़ दिए तो मैं आपके लिए रहने के लिए तैयार हूँ, अब आपसे शादी कर लूँ। लेकिन पूजा कहती है चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आप सलामत, भगवान आपको सलामत रहें और आगे अच्छे ही ऐसे आदत बनाए रखें और तरक्की करते रहें, और आप शादी कर लीजिए, आपके साथ कोई भी खुश रह सकता है, अब उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपकी शादी हो, जो जल्दी से हो जाए। तो रात काफी हो जाती है, तो पूजा कहती है कि 2 रोटी लाए हूँ, चलो खा लेते हैं। तो प्रदीप कहता है कि 2 रोटी में ना तुम्हारा पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा, तो क्या फायदा, तुम खा लो अकेले। तो कहती है चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी है उतना ही मिल बांट कर खा लेते हैं, और जो आएगा उसके बाद खरीद कर खा लेंगे। और ऐसे मैंने बहुत पहले एडजस्ट किया, ऐसे एडजस्ट करते रहते हैं, और आप पहले से अच्छे भी हो गए। अब शादी के बाद शादी, शराब वराब भी तो छोड़ दिए और मेरी बनाई हुई हाथ से रोटी भी खा लो। और ट्रेन में बिरयानी बिरयानी चिल्लाते हुए बेचते हुए आता है एक आदमी। तो प्रदीप 2 बिरयानी लेता है और दोनों खुशी खुशी खाते हैं। और खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था, वो बोलता है भाई साहब मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब आप लोग आराम से सोइए, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो उसके बाद दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, इधर उधर करके दोनों सर सो जाते हैं और वही कंबल ओढ़ लेते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी, वो दोनों अपने आप आसपास के ख्याल में रहते हैं, और ये दोनों की सोचती है कि यह सुधर गई है और मैं भी एक खूबसूरत देवी थी, और मैंने इसे शराब पीने की वजह से छोड़ दी, दूसरे शादी करने जा रही हूँ। काश मुझे अपना लेती, अभी यह शादी कर लेती, या मैं अपने हिम्मत करता कि मैं इसे शादी कर सकूं, कि मैं फिर से आपको रखना चाहता हूं और शादी कर। तो दोनों आपस में यही सोच रहे थे।
तो आधा रात ऐसे ही गुजर जाती है। तभी पूजा उठती है तो कहती आपको सर्दी लग रही है क्या? तो बोलता है कि हाँ सर्दी लग तो रही है थोड़ा थोड़ा, क्या करूं फिर जब कुछ लाया नहीं हो। तो पूजा अपने बैग से मफलर निकालती है और उसके कानों में बांध देती है कि ताकि ठंडा नहीं लगे, और कहती है अब ठीक से सो जाओ। तो दोस्तों जब सुबह होता है दोनों चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। ट्रेन जब नई दिल्ली पहुंच जाती है तो दोनों दिल्ली उतर जाते हैं। दिल्ली उतरने के बाद प्रदीप होता है उसको मफलर देने लगता है अपने पत्नी पूजा को। बोला बहुत अच्छा मफलर तुमने बनाया है, लगता है ये हाथों से ही बनाया गया है। ये तो जेट्स मफलर है। तो उसने कहा है मैंने उनके लिए बनाया है जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ, उनके लिए बनाया है। अगर आप चाहते हो तो इसे रख लो, मैं दूसरा बना लूंगी। तो दोस्तों उसका पति रख लेता है, और जब जेब में हाथ डालता है तो उसके जेब में 2500 रुपये पड़ा रहता है। तो वो अपने पत्नी पूजा को दे देता है। और उसकी पत्नी पूजा कहती नहीं नहीं रहने दो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे एक दोस्त आने वाली है, इस तरह से पैसे लेने देने के लिए कोई तुक नहीं बनता है। तो दोस्तों वो कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है। तो बोलती नहीं मेरी दोस्त आ रही है, आप जहाँ जाना है निकलो। तो इसी समय पूजा की दोस्त आती है जिसकी नाम सरिता होती है। तो पूछती है बताओ पूजा कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना इतना सफर में? तो पूजा बोलती है नहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं कि मेरा जो 8 साल पहले तलाकशुदा पति था वो भटकते भटकते मेरे ही सीट पर बैठ जाता। उसके पास टिकट तो था नहीं, लेकिन वह सुधर गया, अब शराब वराब नहीं पीता है, अब वह सुधर गया। और उसे मुझे देखकर इतना दया आ रही थी, वो मुझे कुछ कह रहा था ना चाह रहा था लेकिन वो कह नहीं पाया। और जब वह जाने लगा तो मुझे मेरी आंख से आंसू आने लगी मुझे देखकर। तो सरिता बोलती है कि अब मरने दे उसको, ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, अब उसको सड़ने दे मरने दे कुछ भी करे। अब उसको समझ में आएगा ना कि तुम कितनी सुंदर हो, अब मैं शादी करने जा रही हूँ तब ना उसको बुझाएगा। तो वह कहती हाँ मैंने बता तो दिया, मैं अब शादी करने जा रही हूँ। और वह बहुत उदास लग रहा था। तो वह उसकी दोस्त कहती अब रहम करने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए जो रिश्ता देख रही हूँ वो इतना अच्छा है, वो तुम लड़की को देखकर खुश हो जाओगी। और कमाने खाने वाला बंदा है, शराब वराब नहीं पीता और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल तुम मेरे साथ चलना। उसकी दोस्त सरिता अपने रूम पर ले जाती है, और इधर जो प्रदीप होता है अपने घर पर चला जाता है अपने माँ बाप के पास। तो उसकी गांधीनगर में जींस की फैक्ट्री थी, उसमें 30-40 लोग काम करते थे। अगले दिन प्रदीप अपने फैक्ट्री में जब पहुंचता है तो उसी फैक्ट्री में जो सरिता थी वह काम करती थी। सरिता उससे आकर बोलती है कि सर वो जो लड़की मैंने आपसे बताई थी जिसके बारे में आपसे बात कर रखी थी शादी करने के लिए, वो लड़की आ गई है। तो क्या आप वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिलेंगे, उसे मिलवा दूं क्या? तो प्रदीप कहती है हाँ यार मिलवा दो, तुम तो कहती थी फ्रेंड तुम्हारी बहुत अच्छी है बहुत खूबसूरत है, जरा मैं भी देख लूं कितना अच्छा है ब्यूटीफुल है सुंदर है, मुझे शादी तो करनी ही है, नहीं तो जल्दी ही शादी कर लूंगा। तो दोस्तों सरिता आगे आगे आती है और पीछे से उसकी दोस्त पूजा आती है। और जैसे ही कमरे में वो पूजा घुसती है ऑफिस में, तो प्रदीप उसे देखकर चौंक जाता है, दंग रह जाता है, अरे ये तुम हो? तो बोलती है वो आप? तो दोस्तों जो प्रदीप होता है उसको देखकर चौंक जाता है और वो देखने लगता है और सरिता से बोलता है कि यही है? तो सरिता बोलती है हाँ सर यही है, आपके लिए जो शादी करने के लिए कहे हैं। तो अब जो प्रदीप होता है वह पूजा से बोलता है कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है तुम्हें, मैं देखो ये क्या क्या कह रही है। तो फिर सरिता से बोलता है कि सरिता यार तुम्हारी फ्रेंड तो अच्छी लग रही है लेकिन शादीशुदा लग रही है, तुम तो कह रही थी लड़की कुंवारी है, ये शादी नहीं हुआ। तो उसने बोला है कि अरे सर बिल्कुल कुंवारी है, मेरी कसम आप इसे पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अभी इसकी शादी नहीं हुई, अभी इसकी शादी नहीं हुई। तो बोलते अरे यार सरिता तुम क्यों कसम खा रही हो, यही तो मेरी पहली पत्नी थी जो 8 साल पहले तलाक हो चुका था। तो वो सरिता शॉक्ड रह जाती है, अचंभों में पड़ जाती है कि उसने प्रदीप को बताया था कि लड़की एकदम कुंवारी है और माँ बाप गरीब है और उसकी उम्र 23 साल है और अभी शादी नहीं हो पाई है।
लेकिन लड़की एकदम सही है, चाल चलन व्यवहार का सही है। और फिर प्रदीप बोलता है कि सरिता, तुमने इनसे तो नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूँ? तो बोली कि मैं सर इतना भी झूठ नहीं बोली कि मैं झूठ बोलूं। तो उसके बाद प्रदीप सरिता से कहता है, पूजा से कहता है, देखो ये सरिता है, ये समझो हमारे लिए भगवान है। अगर ये हमको मिलाई है आप दोनों तुमसे, तो ये समझो भगवान है। तो अगर ये इतने लोग हैं तो तुम किसी से भी पूछ सकती हो। मैं अब पीता उता नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ, ऐश की जिंदगी खाता हूँ और अपनी माँ की सेवा करता हूँ। तुम किसी से पता कर लो, कंपनी में जितने भी लोग हैं सबसे पूछ लो। और अब भगवान ने मौका दिया है तो एक बार और तुम मुझे मौका दो मुझे संभलने का और मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगा। तुम चाहो तो मुझे किसी से हमारे बारे में पूछ सकती हो। तो उसके बाद पूजा के आंखों से आंसू आ जाती है और बोलती है कि अब मुझे किसी से पूछने या पता करने की जरूरत नहीं है। पूजा उसके पास आती है और उसके गले से लग जाती है और थोड़ा रोने लगती है। और फिर एक बार दोनों की जिंदगी बचती है। तो दोनों सरिता को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि चलो आप मेरे लिए भगवान हो और तुम्हारी वजह से मेरे दोनों को तलाक हुए जिंदगी फिर से मिल गई। और जब शाम को पूजा को लेकर सरिता जाती है और प्रदीप अपने घर पर जाता है, अपनी माँ बाप के सामने जाता है प्रदीप और पूजा। और जब वो दोनों उसको खड़ा करते हैं पूजा को, तो देखो आपकी बहू फिर से आ गई है। तो इतना उसकी माता पिता इतना खुश होते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं रहता है। वो लाइफ में इतना खुश रहते हैं कि दोनों को वो लाख लाख आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, ये देखो ये लक्ष्मी थी जो हमारे घर से चली गई थी, लेकिन फिर से लक्ष्मी जी हमारे घर में चली आई हैं। और वो सरिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके बाद प्रदीप कहता है कि इसलिए तुम मेरी जींस का फैक्ट्री चला लेती हो, तुम बहुत होशियार और बुद्धिमान हो, आप मेरे लिए भगवान हो, आप सही में, आपको एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो यह कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छा लगे तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करते हैं।